ये तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि पहले, क्योंकि हमें सेल बायोलॉजी में हम लोग बहुत बेसिक 9th क्लास से सेल के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड से स्केप कर जाती हैं। तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा सेल के बारे में जानेंगे और सेल से रिलेटेड थेरीज क्या क्या दी गई थी उनके बारे में, उनकी डिस्कवरी। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेल की बात करें तो अमेजिंग थिंग आप कहिए कि एक तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा है इनक्रेडिबल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और हम लोग मतलब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का अगर हम लोग यहाँ पे सेल के नाम को देखें तो ये लैटिन शब्द से लिया गया है, और जिसका नाम सेलुला, जो ये सेलुला है, ये लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, या आप इसको स्मॉल कंपार्टमेंट कहिए। और इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइन तो हमने जिस दिन से सेल पढ़ना शुरू किया है उस दिन से सबसे पहली लाइन हमने यही पढ़ी थी सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो मीन्स कि एक सिंगल सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने लाइफ को प्रोसेस करने के लिए वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर सकती है। मीन्स कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अगर सिंगल सेल है तो भी वो अपना सर्वाइवल कर सकती है। अब अगर हम लोग सेल की बात करें, सिंगल प्राइमोर्डियल सेल इवॉल्व 3.5 बिलियन ईयर एगो। देखिए कुछ जैसे ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट ये बेसिक चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं आपके CSIR एग्जाम में। नहीं, जैसे गेट में कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने पहले इवॉल्व हुआ था, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है सेल थेरीज पर अदर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे गेट की कर रहे हैं या DBT वगैरह की कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्योंकि आपको पता है पहले कैसा मीन्स इन्वायरमेंट था, है ना, तो वहाँ पे क्या था कि जब 3.5 बिलियन ईयर एगो की हम लोग बात करें तो उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें प्रीबायोटिक टाइम था। वहाँ पे जब सबसे पहली सेल्स का डेवलपमेंट हुआ था तो वो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थी। पहली जो फर्स्ट सेल्स डेवलप हुई थी वो कैसी थी, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। कीमो हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो कि अपना फूड स्वयं तो नहीं बनाती हैं, खुद केमिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन करके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी लेती हैं। तो मीन्स कि वो ऑलमोस्ट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, एक मतलब कि लेस डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके फिर अपने बायोमोलिक्यूल्स के प्रिकर्सर बनाती हैं। तो उनको कीमो हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो जो फर्स्ट सेल थी वो कैसी थी, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थी। अब अगर हम लोग किसी भी सेल की बात करें और जैसे आपने ये भी देखा होगा कि एक सेल दूसरे सेल से डेवलप होती, जैसे कि हम लोग सेल साइकिल और ये सेल डिवीजन पढ़ते तो हम लोग क्या देखते, एक सेल से ही दूसरी सेल बनती है। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एक कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कोई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और अब ये बात अलग है कि जो पहली सेल बनी होगी वो कहाँ से बनी, तो वो तो एवोल्यूशन का एक मेथड है कि फर्स्ट सेल का कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन अब फर्दर जो भी सेल्स कि पूरे प्लैनेट पे जो भी सेल्स बनती वो किसी एक सेल से ही दूसरी सेल प्रोड्यूस होती है। और कोई भी सेल सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकती, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सेल्स सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम लोग सेल में देखें तो सेल की बात करें, जैसे ये सेल है तो सेल एक सबसे बेसिक मीन्स स्ट्रक्चर है। और सेल से फिर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सपोज कि हम लोग अपना एग्जाम्पल लेते हैं तो हम एक एक सेल से मिलके बने हुए हैं, और इसके बाद फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बस आपको क्या समझना है कि कोई भी यूनिट मीन्स कि जैसे आप एक घर बनता है तो उसके लिए एक एक ब्रिक से मतलब घर तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप देखिए एक सेल से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एक कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनता है उसका बेसिक
क्या है, एक सेल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, अब किसी भी सेल में अगर सेल के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें तो कोई एक सिंगल सेल कभी बनी थी और उस सेल से 3 डोमेन डेवलप हुए थे, जैसे कि आर्किया डेवलप हुआ था, यूकैरियोटा डेवलप हुआ और बैक्टीरिया वाला, ठीक है, प्रोकैरियोट वाला डेवलप हुआ। तो ये 3 डोमेन डेवलप होते हैं और बाकी इन्हीं 3 डोमेन से, जैसे कि यूकैरियोटिक होगा तो उससे प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, फिर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स डेवलप होते हैं, बैक्टीरिया में भी कई सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्किया। इस तरह से ये 3 डोमेन सबसे पहले डेवलप हुए थे और इन्हीं 3 डोमेन्स के सब डोमेन बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसके बाद अब कोई भी सेल अगर है, कोई भी सेल में क्या होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि सब सेलुलर कंपोनेंट सस्पेंडेड रहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है कि आप इसको ये समझ लीजिए कि जेली लाइक सब्सटेंस है या एक सस्पेंशन है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनेल सस्पेंडेड रहते हैं या जो भी उसमें मटेरियल है सेल के अंदर वो सस्पेंडेड रहता है। तो किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा, और साइटोप्लाज्म चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन सेलेक्टिव होती है। मतलब कि मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है कि ये कोई सेल और सेल को कुछ भी अवेलेबल है वो सारी चीज़ों को अंदर ले लेगा, नहीं। जो चीज़ें वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेगी, कहाँ से उसको लेना है, किस पार्ट को लिपिड बाइलेयर से लेना है, किस पार्ट को से प्रोटीन से लेना है, तो इसलिए वो क्या होती है, सेलेक्टिव परमेबल होती है। और इसके बाद सभी सेल्स में एक राइबोसोम होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसे कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये इतने कंपोनेंट, ये जो 4 कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 चीजें तो हर एक सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक। तुम कहाँ पे थे? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि किसी भी सेल में ये 4 कंपोनेंट तो होंगे। चाहे अगर हम लोग, जैसे कि क्या होता है कि अगर हम लोग प्रिमिटिव टाइम की बात करें तो प्रिमिटिव टाइम में भाई फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं था सेल्स में और एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी नहीं था सेल्स में, ठीक। तो फिर बाद में क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया थे या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, उन्होंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन किया और वो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन उन्होंने किया वो परमानेंट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया जो थे उनके बीच में सिम्बायोसिस हुई और वो सिम्बायोसिस क्या हुआ, बाद में परमानेंट हो गई। तो आज की डेट में अगर हम लोग बात करें कि क्लोरोप्लास्ट कैसे इवॉल्व हुआ, जो हमें यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट सेल्स में जो हमें क्लोरोप्लास्ट दिखता है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, तो क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व हुआ है फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया से, ठीक है। फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया से क्लोरोप्लास्ट का एवोल्यूशन हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आज की डेट में मॉडर्न टाइम में जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में दिखता है वो कैसे डेवलप हुआ है, वो एरोबिक बैक्टीरिया से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना, जो कि एडवांस सेल्स एक तरीके से हम लोग मानते हैं, प्रोकैरियोटिक फिर यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट इन बैक्टीरिया के थ्रू हुआ है। साइनोबैक्टीरिया के थ्रू क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ है और एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट हुआ है। और सारे सेल्स, हम लोग सब सेल्स की बात करते हैं, लेकिन वायरसेस को हम लोग इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। वायरसेस को हम लोग नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि उनके पास सेल की तरह स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। उनके पास, अगर हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके पास एक कैप्सिड होता है, मीन्स कि एक इन्वेलप होता है, फिर इसके बाद उसमें एक जेनेटिक मटीरियल होता है, तो उनमें सेल जैसे कॉम्पोनेंट नहीं होते, इसलिए वायरसेस को हम लोग सेल की कैटेगरी में नहीं रखते। और दूसरी बात कि वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। जैसे आपको पता है कि जब वो आउटसाइड द होस्ट होंगे तो वो किस तरह से नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, जब इनसाइड द होस्ट होंगे तो वो क्या करते हैं, लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। और ये बेसिकली इन्फेक्शन तो करते हैं, प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, किसी भी बैक्टीरिया में भी इवन करते हैं इन्फेक्शन। जैसे बैक्टीरियोफाज आप देखते हैं तो वो क्या होते हैं कि वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं। तो ये इन्फेक्शन तो करते हैं लेकिन ये इनको हम लोग एग्जैक्टली सेल में नहीं रखते। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। ये सेल मतलब कि अभी हम आपको सेल थ्योरी बताएंगे। तो जो
वायरसेस होते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये तो आपने बेसिक चीजें समझी। अब इसके बाद अगर हम लोग किसी सेल की बात करें, एक सिंगल सेल किस तरह से क्या बना रही है, कॉम्प्लेक्स बॉडी को ऑर्गेनाइज कर दे रही है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दे रही है। तो फिर भी आप इमेजिन करिए कि सेल कितनी इनक्रेडिबल है कि हर सेल में वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही साइटोप्लाज्म और क्या कहते हैं जितने भी कंपोनेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, वो सारे हर सेल में पाए जाते हैं। फिर भी सेल की भी कितनी डाइवर्सिटी है। अगर हम लोग एक सिंगल सेल की बात करें, जैसे कि अगर आप न्यूरॉन सेल की बात करें तो न्यूरॉन सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा, मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा। फिर अगर हम लोग एपिथेलियल सेल्स की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। अगर हम लोग कॉन्ड्रोसाइट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर अलग है। कार्डियक मसल्स की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर अलग डेवलपमेंट कर रहे हैं। मीन्स कि सेल नाम भी सेल है और सेल भी ब्लड सेल अलग टाइप के मतलब हैं, और सारे सेल के कंपोनेंट भी उसमें पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म हर सेल में पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में पाया जाएगा, राइबोसोम हर सेल में पाया जाएगा, फिर भी सेल में डाइवर्सिटी है। तो कितनी मतलब एक यूनिक चीज है सेल, है ना। द कंपेयर मोस्ट डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एट सेलुलर लेवल, दे आर रिमार्केबली सिमिलर। मतलब देखने में तो भाई सभी सेल्स सिमिलर ही लगते हैं, सबके पास सिमिलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इवन दो ह्यूमन बॉडी हैव 100 डिफरेंट टाइप सेल, मीन्स कि ह्यूमन की बॉडी में 100 डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सेल की इनक्रेडिबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग सेल की थेरीज पर आते हैं। अब हमें ये तो आपने एक सेल का बेसिक आइडिया लिया कि सेल होता क्या है, लेकिन ये सेल का जो भी आज की डेट में जो हम लोग चीज़ें ये डिलीवर करते हैं, वो सब चीज़ें आई कहाँ से, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया और उनको फिर सेल थेरीज के नाम दिए गए। सेल थेरीज क्या होता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बने होंगे, डेवलप किए गए होंगे टाइम टू टाइम। तो उसी को मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो थेरीज दी गई उन्हीं को सेल थेरीज कहा गया। अब वो जो थेरीज था उनका मीन्स की डिस्कवरी का टाइम क्या था, वो 1665 से लेके 1838 के बीच में सेल के बीच में डिस्कवरी होती है। ये टाइम पीरियड के बीच में सेल थेरी की डिस्कवरी हुई। सेल के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारे इसी पीरियड के बीच में हमें पता चली। और ये तब डिस्कवरी तब बनी जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तब सेल के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। सेल थेरीज इज ट्रू फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म बट नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस डू नॉट ओबे द सेल थेरी। तो अभी हम जो भी आपको आगे सेल थेरी बताएंगे वो सब ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी प्लैनेट पर ऑर्गेनिज्म है सबके लिए वो सेम थेरी अप्लाई होगी, लेकिन वायरसेस के लिए वो थेरी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब सेल थेरी को हम लोग सेल डॉक्ट्राइन कहते हैं, मतलब किसी भी चीज का सिद्धांत होना, तो सेल का जो सिद्धांत है या सेल थेरी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डॉक्ट्राइन बोलते हैं या सेल थेरीज बोलते हैं। अब सेल थेरी में 3 मेजर थेरीज मतलब 3 मेजर स्टेटमेंट दिए गए थे जो कि सेल थेरीज के नाम पे आज फेमस है और जो वैलिड है, ठीक है। 3 मेजर, और किसने किसने दिए वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। 3 मेजर पॉइंट्स क्या थे या स्टेटमेंट क्या थे। पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। मतलब सेल ने किसी ऑर्गन को बनाया है तो उससे हमारी बॉडी बनी है सपोज, तो क्या है कि या तो वो सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है या सेल के बनाए हुए प्रोडक्ट से बन रहा है। ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अदर लिविंग सेल्स, ठीक है। फर्स्ट एवोल्यूशनरी सेल को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी प्लैनेट पर सेल्स हैं वो एक सेल दूसरे सेल से ही बनती है। कोई भी सेल इंडिपेंडेंट मतलब फॉर्म नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो है, मतलब एक सेल सिंगल सेल भी सर्वाइव करता है, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया सिंगल सेल है, तो लेकिन मीन्स की एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो है लेकिन बन खुद नहीं सकते हैं। मतलब एग्जिस्टेंस अगर आप कहें कि इंडिपेंडेंट फॉर्म हो जाते तो नहीं बनते, वो एक सेल से दूसरे सेल ही हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड क्या है कि ऑल सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर लिविंग सेल्स। द सेल्स इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें या उसके जो भी लाइफ मीन्स एसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ के, वो सारे परफॉर्म कर सकता है। तो किसी भी लाइफ का ये बेसिक यूनिट है, मतलब इसके बिना लाइफ नहीं हो सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती लाइफ, तो इसलिए ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये 3 स्टेटमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने किस तरह से दिए वो हम लोग अभी आगे बात करते हैं।
तो जो सेल थ्योरी थी, देखिए सेल थ्योरी मेन यही है, ये 3 स्टेटमेंट तो आपको याद कर लेने की, सेल थ्योरीज में ये 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। अब तो इन 3 स्टेटमेंट को लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया होगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेल की बात करें, कि जो नाम आया सेल, है ना, सेल का नाम जो आया, सेल का नाम जैसे हमने बताया सेलुला होता है, लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब ये होता है कि स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो नाम जो सेल है वो तो आपको, और किसने अप्रोच किया, रॉबर्ट हुक ने। तो इन्होंने क्या किया था, नॉन लिविंग सेल्स में इन्होंने देखा था। अभी हम लोग आगे बात करेंगे नॉन लिविंग सेल्स क्या, नॉन लिविंग सेल्स जैसे कि बार्क, है ना, कॉर्क जो होता है, कॉर्क, तो वो जो बार्क होता है, तो बार्क जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नॉन लिविंग जैसा होता है। तो कॉर्क जो था, तो उन्होंने कॉर्क में इसको देखा था, तो उन्होंने नॉन लिविंग में स्टडी की थी। फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक आए, इन्होंने मेंशन किया कि जो लिविंग सेल्स हैं उनको एनिमल्क्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, एनिमल्क्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब जो भी प्लांट या और एनिमल्स जो बने होते हैं वो एनिमल्क्यूल्स से बने होते हैं, उन्होंने ये किया। और इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व कहा कि पानी के ड्रॉप में, मतलब पॉन्ड वाटर लिया और उसमें उसके ड्रॉप में उन्होंने कुछ ऑर्गेनिज्म देखे, मतलब एनिमल्स टाइप का देखा उन्होंने, तो उन्होंने उसका नाम एनिमल्क्यूल्स रख दिया। और जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, एक्चुअली में ये लेंस क्राफ्टर थे, मतलब कि लेंस बनाते थे, डच शॉपकीपर थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको लेंस, भाई लेंस बना रहे हैं तो आदमी उसमें देखने लगता है, तो वो उसी में अपना ऑब्जर्व कर करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देख रहे थे। तो इन्होंने पॉन्ड के वाटर को भी देखा, तो उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। तो इन्होंने एक्चुअली में पहली बार लिविंग सेल्स को देखा था और उन्होंने उसका नाम एनिमल्क्यूल्स रखा। फिर ये शील्डेन आए, शील्डेन और श्वान, तो आपने ये नाम भी सुना होगा कि जो सेल थ्योरी है, मेन दो साइंटिस्ट ने पहले 2 स्टेटमेंट दिए, शील्डेन और श्वान। इन्होंने तो सेल बता दिया, इन्होंने बताया कि लिविंग सेल्स एनिमल्क्यूल्स में, ठीक है। इसके बाद फिर शील्डेन और श्वान आए, तो इन्होंने सेल्स थ्योरी दी थी और ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। ये लोग ऐसा नहीं था कि साथ में काम कर रहे थे, मतलब ये प्लांट सेल पे काम कर रहे थे और ये एनिमल सेल्स पे काम कर रहे थे। दोनों लोग अपनी अपनी लैब में काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। फिर बाद में कलेक्टिवली दोनों लोगों ने मिलकर एक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया जिसका नाम सेल थ्योरी रखा गया। फिर उस थ्योरी में एक मीन्स कि जो ये रुडोल्फ वुर्चो थे, उन्होंने कुछ एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कुछ और उसमें मतलब अपना इंक्लूजन दिया, उन्होंने अपना कुछ और। तो उन्होंने बताया कि कोई भी सेल्स, जैसे कि कोई भी सेल इटसेल्फ नहीं बन सकती, मीन्स कि वो किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन सकती है। तो ये सेल थ्योरी का एक स्टेटमेंट, जैसा हमने अभी 3 स्टेटमेंट में से आपको ये भी बताया कि कोई भी सेल्स खुद से नहीं बन सकती, वो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन सकती है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ से मिला और 2 स्टेटमेंट जो इन्होंने दोनों लोगों ने मिलके दिए, ठीक है। तो इस तरीके से सेल थ्योरी की डिस्कवरी हुई थी। अब इसके बाद अगर हम लोग रॉबर्ट हुक की बात करें, तो रॉबर्ट हुक ने 1965 में क्या देखा था, कॉर्क की स्लाइस को देखा था, ओक ट्री लिया था और वो डेड सेल्स थी, और डेड सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने बताया कि जो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो उन्होंने बस ये इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया कि ये कुछ स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा होता है, मतलब पर्टिकुलर, तो उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया, ठीक है, सेल रख दिया। तो सेल का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम, और उसी के नाम से इन्होंने इसका नाम सेल रख दिया गया। इसके बाद फिर तो रॉबर्ट हुक ने तो इतना बताया, फिर इसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे सेम हमने बताया कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया। वो तो एक लेंस क्राफ्टर थे, उन्होंने वो ऑब्जर्व करते थे, माइक्रोस्कोप पे काम करते थे, तो माइक्रोस्कोप में चीज़ें देख देख के ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने वही पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने फिर ये बताया कि जो ये मीन्स कि एक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग सेल्स से मिलके बने होते हैं, और वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसको उन्होंने एनिमल्क्यूल्स बोला, और वो प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकते हैं। और उन्होंने जो पॉन्ड वाटर था उसमें वो स्विमिंग कर रहे थे, भाई जो सेल्स होंगे वो स्विम करेंगे, मतलब उन्होंने एनिमल्क्यूल्स नाम रखा। इसके बाद फिर शील्डेन आए, तो शील्डेन और स्वान दोनों लोगों ने कब काम किया, 1838 और 1839, ठीक, ये 2 ईयर में ये एक शील्डेन थे और दूसरे स्वान थे। तो शील्डेन प्लांट सेल पे काम कर रहे थे, तो इन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। फिर इसके बाद जो स्वान थे, स्वान साइंटिस्ट,
उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स होते ये अपनी अलग लैब में काम कर रहे थे, वो बॉटनिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और ये जो थे ये क्या थे, ये जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ये एनिमल सेल्स पे काम कर रहे थे, तो एनिमल सेल्स पे इन्होंने बताया कि मीन्स कि ये जो सेल्स वो भी क्या सेल से मिलके बने, उन्होंने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। फिर दोनों लोगों ने मिलके एक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, और जो सेल थ्योरी है उसमें फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दोनों लोगों ने मिलकर दिया। उन्होंने क्या कहा, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग थिंग्स प्लैनेट पे पाए जाते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं या उनके प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, और यही सेल थ्योरी का एक स्टेटमेंट बन गया। फिर इसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने बताया सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इसका मतलब, जैसे इन्होंने एक सेंटेंस दिया था, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, ठीक है, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ये लैटिन सेंटेंस है, और इसका मतलब इसकी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको लैटिन में कहते हैं ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। तो ये आपको याद कर लेना है, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था सेल थ्योरी का। तो फिर दूसरा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का तैयार हो गया कि ऑल सेल्स आर फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सेल थ्योरीज की पूरी डिस्कवरी थी। फिर बीच में तो ये मेन साइंटिस्ट थे, उनके मीन्स की जो भी मीन्स कंट्रीब्यूशन रहे सेल थ्योरी में, सेल के बारे में बताने के लिए कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, फिर ऑल सेल्स आर मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स और सेल प्रोडक्ट, फिर ऑल सेल्स फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तीनों सेंटेंस ये क्या हो गए, सेल थ्योरीज हो गए। बहुत टाइम टू टाइम ओवर, जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे सेल के बारे में बहुत सारे और सेंटेंस क्या मतलब उसके फंक्शंस के बारे में बताए गए। तो फिर उसको और मॉडिफाई करके फिर सेल थ्योरीज में इतनी चीजें हैं, लेकिन आपको सेल थ्योरीज में वही 3 सेंटेंस मेन याद रखने। सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल इज स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी आपको पता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल बनती है। एनर्जी फ्लो अकर थ्रो विद इन सेल्स, एक सेल से दूसरे सेल्स में एनर्जी फ्लो होता है। हम लोग अभी उस दिन क्या पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि जिस दिन एनर्जी होम्योस्टेसिस कंडीशन में नहीं रहेगा उस दिन कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी ट्रैप होती है, तो एनर्जी बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो एनर्जी फ्लो अकर विद इन अ सेल। सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि जेनेटिक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए में, विच पास्ड फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में पास होती है। ऑल सेल्स है बेसिकली द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, तो सभी सेल्स में सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जबकि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सभी सेल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाटर, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में रहती है। प्रोटीन की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉर्म में रहते हैं। फिर अगर उसमें भी एसेंशियल कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर प्रोटीन से ही एंजाइम्स के फॉर्मेशन होते हैं, एंजाइम्स भी एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लिपिड की बात करें तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होते हैं, तो उनकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। वाटर का तो फंक्शन आप जानते ही। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए, आरएनए के फॉर्म में रहता है। तो ये सारे केमिकल कॉम्पोजिशन तो सभी सेल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर है, सभी सेल्स में सारा कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन केमिकल जो कॉम्पोजिशन जितने भी हमने कंपोनेंट बोले वो सारे सेल्स में पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी ऑल सेल्स है बेसिकली द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, सबका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये सब तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको बस एक बार दिमाग में सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग सेलुलर मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये सिंगल सेल होता है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होता है। मेम्ब्रेन की बात करें तो लिपिड्स टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसमें लिपिड बाइलेयर होता है। सेल वॉल की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट और फंजाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर हम डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियाइड के फॉर्म में रहता है और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के फॉर्म में रहता है। हिस्टोन की बात करें तो
प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की बात करें तो इसमें 70S होता है और इसमें 80S पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, इसमें जैसे लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आएगा, इसमें प्रोटिस्ट है, इसके बाद फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, ये सारे ऑर्गेनिज्म। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत ही एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और ये अपोजिट लिख गया है, ठीक है, ये इधर लिखा होना चाहिए था, ये इधर, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये न्यूक्लियाइड का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियाइड है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पे सेल वॉल है ना, और इसके बाद फिर फ्लैजला है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर और राइबोसोम है तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीज़ें, आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, है ना। तो ये सब तो कॉमन फीचर है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी वो तो होगा ही। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये सब आप जानते हैं, ठीक। इसके बाद फिर अगर हम लोग एनिमल और प्लांट सेल की बात करें कि एनिमल और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सिमिलर होती हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, सेमी फ्लूइड सब सेलुलर कंपोनेंट सस्पेंडेड, मतलब कि जितने भी सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं सेल्स में, तो वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसमें पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, तो दोनों ही एनिमल प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो किस में होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। इसके बाद राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो दोनों में प्रेजेंट होगा। ईआर की बात करें तो फिर क्या होता है कि ईआर में भी एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और अगर हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो लिपिड की सिंथेसिस होती है, तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये शेप, सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं साइटोस्केलेटन, तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल की बात करें तो ये स्टोरेज एरिया होते हैं, और अगर हम लोग एनिमल सेल में दोनों ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स की साइज बड़ी बड़ी होती है, बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में, ठीक है, लार्ज साइज के पाए जाते हैं और इसमें स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी की बात करें तो ये प्रोटीन की प्रोसेसिंग करती है, जैसे कि प्रोटीन सॉर्टिंग होती है, ग्लाइकोसिलेशन होता है, प्रोटीन को पैकेज करना होता है, सपोज कि कोई एंजाइम है उसको मेम्ब्रेन पर रिलीज करना है, तो वो सब काम कहाँ होगा, गोल्जी बॉडी में होगा। वेसिकल्स के फॉर्म में बनाया जाएगा एंजाइम को, फिर उसको मेम्ब्रेन में रिलीज कराया जाएगा, तो ये सारे काम किसके हैं, गोल्जी बॉडी के, और दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम की बात करें तो मोस्टली एनिमल सेल्स में लाइसोसोम तो पाए जाते हैं, और इनका काम क्या है, ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन करना वेस्ट मटेरियल को या फूड को, और कुछ प्लांट सेल्स में भी लाइसोसोम पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में। सेंट्रियोल की बात करें तो जो सेल डिवीजन में यूज होता है माइटोसिस के प्रोसेस में, तो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और उस तरह से वहाँ पे सेल डिवीजन होती है, तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल की बात करें तो जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्लांट में ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट को क्या है, एक बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में रहना है, उसको अपनी जगह पे रहना है, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसलिए उनके ऊपर एक सेल वॉल होती है, जिससे कि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से वो अपने आप को सेफ करके रखते हैं बाहर के इन्वायरमेंट से। तो ये देखिए यहाँ पे ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस तो कुछ है नहीं, बस आप यहाँ पे देखिए बड़ा सा वैक्यूल इसमें दिख रहा है प्लांट सेल में, एनिमल सेल्स में इतना बड़ा वैक्यूल नहीं दिखेगा, ठीक। बाकी सारे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इसके बाहर एक सेल वॉल होती है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। तो ये था बेसिक सेल, ठीक है, सेल बायोलॉजी का ये बेसिक था।